तो हेलो हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेबर लॉ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, शायद आखिरी भी है। और शुरू करते हैं इस टॉपिक को कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत जो 1 वर्ष की निरंतर सेवा है उससे हम क्या समझते हैं। तो जो बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो 1 वर्ष की निरंतर सेवा होती है उससे हम क्या समझते हैं और कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं। शुरू करते हैं इस टॉपिक को कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत जो निरंतर सेवा यानी कि कॉन्टिन्यूस सर्विस है उसकी अवधारणा को समझने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसका समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, या आपके लिए समझना भी बहुत ज़रूरी है। यह शब्द इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि छटनी या रिट्रेंचमेंट, काम बंदी यानी कि ले ऑफ या बंदी या क्लोजर के समय मुआवजा यानी कंपनसेशन पाने का अधिकार केवल उसी श्रमिक को मिलता है जिसने 1 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो। ठीक है भाई, देखते हैं कि आइए इसे धारा 25 बी के आलोक में विस्तार समझते हैं। निरंतर सेवा की कानूनी परिभाषा 25 बी के अंतर्गत दी गई है। सेक्शन धारा अधिनियम की जो धारा 25 में निरंतर सेवा को परिभाषित किया गया, इसके दो मुख्य पहलू हैं। पहला हो गया वास्तविक निरंतर सेवा, जिसे हम लोग एक्चुअल कॉन्टिन्यूस सर्विस कहते हैं। इसका अर्थ है बिना किसी रुकावट के की गई सेवा। यदि सेवा में कोई रुकावट आती है लेकिन वह निम्नलिखित कारणों से, उसे सेवा में भंग यानी कि ब्रेक इन सर्विस नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे बीमारी आ गई है, अधिक छुट्टी ऑथराइज लीव हो गई, दुर्घटना हो गई, कानूनी हड़ताल हो गई, तालाबंदी हो गई, या काम बंदी या ले ऑफ जो नियोक्ता के कारण हुई है, तो वो सब इसमें काउंट नहीं होंगी। कल्पित निरंतर सेवा डीम्ड कॉन्टिन्यूस सर्विस होती है। यदि कोई श्रमिक पूरे साल लगातार काम नहीं कर पाया तो भी उसे 1 वर्ष की निरंतर सेवा में माना जाएगा यदि उसने पिछले 12 महीनों के दौरान कम से कम 240 दिन काम किया है, वो भी 1 वर्ष की निरंतर सेवा में माना जाएगा। याद रखने योग्य संख्या यह है कि 240 दिन सामान्य उद्योगों के लिए, 190 दिन यदि श्रमिक जमीन के नीचे खदान माइन में काम करते हैं तो 190 दिन मानते हैं। 240 दिन की गणना कैसे की जाती है? ठीक है, तो इन 240 दिनों की गिनती में केवल हाजिरी वाले दिन ही नहीं जुड़ते बल्कि निम्नलिखित दिनों में से दिनों को भी जो कार्य दिवस डे वर्क्स माना जाता है। वे दिन जब उसे कामबंदी ले ऑफ के तहत रखा गया हो, वे दिन जब उस वह सवैतनिक अवकाश यानी लीव विद वेजेस पर रहा हो। महिला श्रमिकों के मामले में प्रसूति अवकाश या मैटरनिटी लीव होती है, उसके दिन अधिकतम 12 सप्ताह या वर्तमान कानून के अनुसार है। ठीक है, कार्य के दौरान हुई दुर्घटना कारण मिली छुट्टी तो इन सब के कारण भी माना जाता है। ऐसे इसी के आधार पर गिने जाते हैं 240 दिन। फिर वास्तविक जीवन का उदाहरण देखें, रियल लाइफ एग्जांपल परिदृश्य देखें। अमित एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता है। 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 के बीच का उसका रिकॉर्ड इस प्रकार है। वास्तव में फैक्ट्री जाकर काम किया उसने 200 दिन। ठीक, कंपनी में कच्चे माल की कमी के कारण कामबंदी रही 25 दिन। ठीक है, अमित बीमार पड़ गया और अधिकृत मेडिकल लीव पर रहा 10 दिन, और रविवार और सार्वजनिक अवकाश 10 दिन। यदि वेतन मिलता है तो कुल गणना 225 प्लस 10 245 दिन होती है। परिणाम क्या निकला इसका कि भले ही अमित भौतिक रूप से 200 दिन फैक्ट्री गया है लेकिन कानून की नजर में उसे 240 दिन की शर्त पूरी कर ली। इसलिए यदि उसे नौकरी से निकाला जाता है तो वह 25 धारा 25F के तहत छटनी मुआवजे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का हकदार है। महत्वपूर्ण केस लॉ देखें, यानी कि सुरेंद्र कुमार वर्मा वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल 1981। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 240 दिन की गणना करते समय उन दिनों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिनमें नियोक्ता ने श्रमिक को अवैध रूप से काम से बाहर रखा था। फिर दिग्वैद कोलेरी वर्सेस देयर वर्कमैन 1965 में मैटर देखें तो इस मामले में कोर्ट ने यह तय किया कि यदि कोई श्रमिक किसी एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन पूरे नहीं कर पाता तो वह पिछले 12 महीनों के रिकॉर्ड का सहारा ले सकता है। ठीक है, फिर वर्कमैन ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस मैनेजमेंट वाले मैटर में क्या निकला कि न्यायालय ने कह दिया कि 240 दिन की गणना सप्ताहांत की छुट्टियां और त्योहारों की छुट्टियों में भी जोड़ी जानी चाहिए। यदि उन दिनों का वेतन श्रमिक को मिलता है, इससे श्रमिकों के लिए 240 दिन पूरे करना आसान हो गया। ठीक है, फिर इस अवधारणा का महत्व क्या है? महत्व भाई वो भी देख लो। छात्र के रूप में आपको समझना चाहिए कि 1 वर्ष की निरंतर सेवा एक प्रवेश द्वार यानी गेटवे है। यदि श्रमिक ने यह अहर्ता पूरी नहीं की है तो उसे छटनी से पहले 1 महीने का नोटिस नहीं मिलेगा, उसे छटनी मुआवजा यानी कि हर साल के लिए 15 दिन का वेतन नहीं मिलेगा। वह लेबर कोर्ट में अपनी बर्खास्तगी को इस आधार पर चुनौती नहीं दे पाएगा कि छटनी की प्रक्रिया 25F का पालन नहीं हुआ। ठीक है, फिर निष्कर्ष में एंड में क्या निकलता है कि निरंतर सेवा का सिद्धांत नियोक्ता की हायर एंड फायर जब चाहो तब निकालो की शक्ति पर अंकुश लगाता है। इन सुनिश्चित करता है कि जो श्रमिक किसी संस्था
को अपने 1 साल दे चुका है, उसे अचानक और बिना मुआवजे के सड़क पर ना फेंका जाए। 240 दिन का नियम केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि एक श्रमिक की आर्थिक सुरक्षा की गारंटी है। और यहाँ पे हम लोग का पूरा टॉपिक समाप्त होगा और यहाँ पे हम लोग का पूरा सिलेबस भी समाप्त हो गया। ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में सब आ गया होगा और नहीं समझ में आया तो आपको पता है आपको क्या करना है। 1.5x की स्पीड पे लगा के दो वीडियो को देखना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और 4 सेमेस्टर के लिए बहुत वो 6 सेमेस्टर के लिए यानी कि जो भी हम लोग पहले पढ़ चुके थे और 4 सेमेस्टर का भी मैटर उसमें सब लिखा हुआ है, 3rd सेमेस्टर का भी है, 5th सेमेस्टर का भी है, 6th सेमेस्टर का भी, सब प्लेलिस्टें बनी हुई है। 7th सेमेस्टर भी ये बन गई है, ठीक है? और 7th सेमेस्टर के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको और आगे ऐसे ही चीज़ें आती रहेंगी, आगे सेमेस्टरों के लिए अगर भाई ठीक-ठाक रहा मामला तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।